गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेट नंबर 14 का डिस्कशन आपके सामने करने जा रहा हूं और आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और इंग्लिश का प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपको करेक्ट सफिक्स भरना है, यानी सही प्रत्यय चुनना है। ऐसा प्रत्यय जो ठीक पहले वाले शब्द के साथ मिलकर के सार्थक अर्थ दे, पूरा वाक्य का अर्थ भी सही दे। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड एन इरेसिस्ट टेम्पटेशन। टेम्पटेशन जिसको हम आप बोलते हैं लोभ, लालच, और सही जो इस जगह पर हमारा प्रेफिक्स होगा वो हो जाएगा इर्रेसिस्टिबल। इर्रेसिस्टिबल बोलते हैं कि ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी इच्छा जिसे हम और आप रोक नहीं सकते। तो हमारा इसका जो सही प्रेफिक्स है वो आईबीएल है और इससे जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा इर्रेसिस्टिबल। इर्रेसिस्टिबल का मतलब कि जो रोक नहीं सके या न रोका जाने योग्य है। और टेम्पटेशन लोभ, लालच, जो भी आप बोले, इसलिए पहला 6 नंबर का हमारा सही आंसर है बी। तो अब हम आप अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अपने अपने वर्ड पावर को थोड़ा ठीक करते चलें, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, बढ़ाते चलें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेट हिम डू इट। आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे पहले छोटा बात हम ले लें। हिम उसे या उसके लिए प्रयोग करते हैं। आप विकल्प नंबर सी देख रहे होंगे जिसमें तुम लिखा हुआ है, तो ये हमारा हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हिम के लिए हम तुम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चूंकि लिखा हुआ है कि लेट हिम डू इट, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि उसको काम करने दें। कहीं भी इसमें ऐसा शब्द नहीं है जिसका हम हिंदी काम के रूप में लाएं, तो इसलिए उसे हो जाएगा उसे ऐसा करने दो। तो हमारा जो सही वर्क होगा वो हो जाएगा, सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए। इसका होता कि उसको काम करने दो, तो इसको लेते हैं लेट हिम डू द वर्क, तब हमारा विकल्प नंबर बी सही होता। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 8। पिताजी ने एक मकान बनवाया। आप में से जिन किन्हीं ने ट्रांसलेशन बनाया होगा, तो ट्रांसलेशन में एक हिसाब से अंग्रेजी में बोलें तो ये स्ट्रक्चर है पैसिव। और आप जानते होंगे कि जब कोई काम खुद न करके किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो स्ट्रक्चर भी हम आप पैसिव ही यूज़ करते हैं। अब जैसे है कि पिताजी ने एक मकान बनवाया, इसका आप दो अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, दो इसका ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। फादर गॉट ए हाउस बिल्ट या फादर हैड ए हाउस बिल्ट। फादर गॉट ए हाउस बिल्ट या फादर हैड ए हाउस बिल्ट। हम आप इसमें एक शॉर्टकट ये लगा सकते हैं कि बनवाया अंत में लिखा हुआ, इसका मतलब कि वाक्य का टेंस पास्ट है, और हम आप जानते हैं कि गेट्स का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के लिए, अर्थात बनवाते हैं रहता या बनवाते हैं रहता ताहती है, तो गेट्स का प्रयोग करते। इसमें भी हैज़ देख रहे होंगे कि प्रेजेंट है, इसमें भी हैज़ देख रहे होंगे कि प्रेजेंट है। हैज़ और हैड के बारे में हमने एक जानकारी आपको दिया था कि हैज़ और हैड एक साथ प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य का अर्थ पहले ही हो। ही हैज़ हैड, तो इसका मतलब है कि उसके पास पहले ही है। तो हमारा जो सही इसका आंसर है वो आंसर है 8 का विकल्प नंबर ए। तो अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको उस शब्द को चुनना है जिसकी स्पेलिंग गलत है।
आप देख रहे होंगे कि मैटर आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार लिखा होगा कि स्पेलिंग सही है। मीडो जिसको हम आप बोलते हैं घास का मैदान, वो भी स्पेलिंग सही है। मेजर जिसको हम आप बोलते हैं मापना या माप, वो भी सही है। लेकिन ये मिगर की स्पेलिंग गलत है। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो होनी चाहिए MEAGRE, मिगर। मिगर बराबर अल्प या थोड़ा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एट ए स्ट्रेच एक इडियम है जिसका आपको अर्थ बताना है या अर्थ चुनना है। पहले हिंदी बता दें। एट ए स्ट्रेच जब हम आप बोलते हैं तो इसकी हिंदी होती है लगातार। और लगातार के लिए जब अंग्रेजी हम शब्द चुनेंगे तो वो अंग्रेजी शब्द हो जाएगा कंटिन्यूअस। इसलिए सही विकल्प है हमारा ए। इसके बारे में बता दें, इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली हिंदी बोलते हैं रुक रुक कर। कई बार जब हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे रुक रुक कर बुखार आती है, तो हम आप बोलते हैं या मेरे पास या मुझे बुखार है और ये रुक रुक कर आती है, तो उसको बोलते हैं कि आई हैव इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट यानी एक अंतराल के बाद फिर होना, या रुक रुक कर उसको बोलते हैं। स्टिल अभी, और एक्टिव का मतलब सक्रिय। तो सही आंसर हमारा हो गया ए। और एट ए स्ट्रेच का मतलब हो गया लगातार। कई बार आपने बोला होगा कि मैं लगातार 10 घंटे पढ़ता हूँ, 9 घंटे पढ़ता हूँ, तो बोलते हैं कि आई स्टडी 9 आवर्स एट ए स्ट्रेच। मैं 9 घंटे लगातार पढ़ता हूँ। तो अब अगला हम आप ले लें, नेक्स्ट ले लें क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। हालांकि 96 to 97 दिया हुआ, इसका मतलब कि दोनों क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो दोनों क्वेश्चन संभवतः फिल इन द ब्लैंक्स का ही होगा। इस जगह शब्द भरना है। दी एज मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर। सही विकल्प इसमें है द कमिंग एज मूवीज, यानी आज का आने वाला जो मूवी है, आज के एज के अनुसार जो आने वाली मूवीज है वो काफ़ी पॉपुलर है। इसलिए इस 96 का जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। तो हम आप अगला प्रश्न इसमें चुन लें, देख लें। आपका अगला क्वेश्चन है 97, जिसमें आपको लेना है 97 में आपको चुनना है कि सही इस जगह पर शब्द भरना है। और लिखा हुआ है कि द लव विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट। वैसा प्यार जो बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित हो, वह प्यार क्षणिक होता है, वह प्यार हमेशा के लिए नहीं होता। लेखक ऐसा बोलना चाहता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस जगह जो सही विकल्प हमारे पास रहेगा वो विकल्प रहेगा परमानेंट, नॉट परमानेंट। इमिनेंट बोलते हैं आसन्न या आने वाला। रिमेनेंट जिसको हम आप शेष भी बोलें। तो आज इसका आंसर है आपका डी नंबर। तो अब हम और आप अब नेक्स्ट प्रश्न को चुनें। नेक्स्ट प्रश्न को देखें 98। आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, लेकिन आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे वो क्वेश्चन वास्तव में पैसिव है। आपको एक्टिव चुनना है, एक्टिव में बदलना है। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न हमारा शुरू है बाय हुम से। और कई बार हमने चर्चा किया कि वॉइस में जब भी हम आप किसी सेंटेंस का वॉइस आप परिवर्तन करते हैं, तो यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो वॉइस पैसिव भी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, और यदि पैसिव इंट्रोगेटिव हो तो एक्टिव भी इंट्रोगेटिव में ही होनी चाहिए। हम आप जानते हैं कि बाय हुम जो लिखा हुआ है, ये बाय हुम हम किसका बनाते हैं, तो हम आप जानते होंगे कि हु को ही बाय हुम में हम और आप बदलते हैं। इसलिए ये सही विकल्प आपका हो गया ए। एक जानकारी दे दें कि बाय हुम ही क्यों लिखते हैं, बाय हु क्यों नहीं लिखते। कई बार चर्चा में हमने ये बताया है कि बाय एक प्रीपोजिशन है
और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस को रखना चाहिए। हु जो टर्म है ये नॉमिनेटिव केस है और हुम जो टर्म है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और चूंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया, और इसका सही एक्टिव फॉर्म हमारा होगा विकल्प नंबर ए। बाकी कोई भी एक्टिव फॉर्म इसका नहीं होगा। प्रश्न काफ़ी आसान था या आसान है। अब अगला प्रश्न की ओर चलें। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी आपके पास दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन का है, आपको इनडायरेक्ट चुनना है, और डायरेक्ट चुनना है तो हम आपने देखा होगा, कई बार बनाया भी होगा। इसमें आप देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका प्रारंभ V1 से किया गया है। ट्राई कोशिश करना वर्ब का पहला है, और हम आप नियम जानते हैं कि जब कोई भी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस वर्ब को जो फर्स्ट फॉर्म में है उसे 2+V1 यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो एक तो हो गया टू ट्राई। दूसरा अब इसमें लेना है कि विकल्प नंबर सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आस्ट का प्रयोग किया गया है, और आस्ट का प्रयोग तभी करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा रॉन्ग है। और ट्राई लक इल्सवेयर, जब आपका ही सेड टू मी कि अपना जो किस्मत है वो दूसरे जगह आजमाएं, इसका मतलब कि वो व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है, राय दे रहा है, और सलाह देने के लिए सही शब्द होना चाहिए एडवाइस्ड, और सही इसका विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट अब हम आप चलें नेक्स्ट विकल्प की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन है, द ड्रग रिमेंड इफेक्टिव। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। द ड्रग रिमेंड, अब हम आप जानते होंगे कि जो सही इसका विकल्प होगा वो आप जानते होंगे कि वो विकल्प है इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब है प्रभावहीन या जिसमें कोई प्रभाव नहीं हो, इसलिए कभी भी इसे अनइफेक्टिव में आप नहीं बदलेंगे। तो जो सही इसमें प्रीफिक्स चुना जाएगा वो सही प्रीफिक्स हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो आज के अंग्रेजी के प्रश्न अच्छे थे। अब हमारा और आपका अगला पड़ाव शुरू होता है वो हिंदी के तरफ। तो अब हम आप देखेंगे हिंदी का अगला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न शुरू होता है एक मुहावरे का अर्थ बताने से। आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आना का मतलब है मुश्किल समय में काम आना, मुसीबत में काम आना, या मुसीबत में सहायक होना। इसलिए इस मुहावरे का सही अर्थ है विकल्प नंबर सी। आसान प्रश्न है, हम आप ध्यान में रखें, हो सकता है एग्जाम में हूबहू प्रश्न आपके पास आ जाए। 17 हिंदी को लेकर के आप सभी को बहुत समस्या संभवतः नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यह मातृभाषा है और इसमें हम और आप बहुत हद तक सही भी हैं और बहुत हद तक सवालों को हल अच्छे से करते भी हैं। आपका है कि तबला कौन सा लिंग है, अर्थात आपको बताना है कि तबला स्त्रीलिंग है या तबला पुल्लिंग है। तो आपको जानकारी दे दे कि ये तबला शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए हम आप बोलते हैं तबला बजा, न कि हम आप बोलते हैं तबला बजी। तो सही विकल्प हमारा है बी, और तबला पुल्लिंग माना जाता है या तबला पुल्लिंग है। अगला प्रश्न अब आप देखें 18 नंबर। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, यह किनकी उक्ति है, यह आपको बताना है। आप में से पहले भी हमने इन लेखक के बारे में पिछले डिस्कशन में कई बार चर्चा किया।
और ख़ासकर आपने देखा होगा कि 3 या 4 लेखक जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा हमने रखी है। और भी लेखक हैं जो आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक सुमित्रा नंदन पंत जी थे, एक हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे, महादेवी प्रसाद वर्मा के बारे में भी हमने चर्चा किया, हमने प्रेमचंद के बारे में भी चर्चा किया, हमने अनामिका जी के बारे में भी चर्चा किया, हमने आरसी प्रसाद जी के बारे में भी चर्चा किया, कई लेखकों के बारे में पिछले डिस्कशंस में हमने चर्चा किया। तो आज आपका प्रश्न यही है कि क्या उनका उपकार भर तुम पर लवलेश नहीं है। यह रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिन्हें हम आप प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं। और लेखक ये बताना चाहता है कि ये क्या बताना यही चाहता है कि इस धरती का उपकार क्या हमें और आपको नहीं मानना चाहिए। जिस धरती पर हम आप पल बढ़ रहे हैं, उसका उपकार तो मेरे विचार से मानना ही चाहिए। इसलिए जो सही विकल्प है वो विकल्प है आपका ए, और ये रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला विकल्प पर हम आप पहुँचेंगे, अगले प्रश्न पर हम आप पहुँचेंगे। हमारा ये प्रश्न नंबर है 19। समरस को कामना वहीं भारत को करो प्रणाम। उपरोक्त पंक्तियाँ किन की है। इसमें समरस को कामना वहीं भारत को करो प्रणाम, इस वाक्य का आशय यही है कि भारत विषमताओं का देश है, और इस विषमता के बावजूद हमारे देश में एकता है। यानी विषमता है फिर भी एकता है। और ये राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, इसलिए इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आप देख लें। आपसे पूछा जा रहा है कि व्यर्थ शब्द में कौन सा समास होगा। तो आपको ये जानकारी दे दे कि व्यर्थ शब्द में अवयवी भाव समास है, और इसे अवयवी भाव कहते हैं कि जिसमें पहला अवयव हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे हम आप अवयवी भाव कहते हैं। और सही इसका आंसर है विकल्प नंबर ए। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा प्रश्न है 76। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम क्या कहते हैं। आप जानते होंगे कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर, चंद्र चंद्रमा शेखर सर, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो सही आंसर है हमारा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न अब हम आप देखेंगे। यथैव में कौन संधि है, यह आपको बताना है। यथैव शब्द में कौन संधि है। अब आप इस प्रश्न में बताएं। आप अपना उत्तर जल्दी से जल्दी देना प्रारंभ कर दें, और नहीं तो हम अपना उत्तर बताते हैं। यथैव शब्द में वृद्धि संधि है, और इसमें हम आप बोलते हैं कि जब संधि करते समय अ आ के साथ ए इत्यादि बनाता हो तो ऐसा संधि हमारा वृद्धि संधि कहलाता है। इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। यथैव में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न देख लें। संकीर्ण शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। संकीर्ण जिसको हम आप बोलें बड़ा संकरा, तो इसका जो हम आप विलोम बोलेंगे, इसका जो उल्टा बोलेंगे वो उल्टा हो जाएगा विस्तीर्ण, यानी व्यापक, बहुत बड़ा। तो सही आंसर है 78 का डी। तो हम और आप अगला भी इसमें आगे वाला प्रश्न देख लें। अब अगला प्रश्न है संगम का संधि विच्छेद है। संगम हम आप जान रहे हैं, संगम का हिंदी अर्थ होता है मिलन, और इसका सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम।
ये ध्यान में रखिएगा कि सम में हलंत होना चाहिए, इसलिए इस 79 का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, समगम। तो अगला प्रश्न अब हम आप देख ले। हमारा अब अगला प्रश्न है आपका, रहीम किस काल के कवि थे? तो रहीम के लिए लिया जाएगा अब आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जो आप में से सभी जानते होंगे कि रहीम किस काल के कवि थे। अब आपको बताना है, ये उत्तर अब आपको देना है, तब हम अपना उत्तर बताएंगे। और रहीम मूलतः भक्ति काल के कवि थे, इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है ए। थैंक यू वेरी मच।